नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। हर बार की तरह हम यही आशा करते हैं कि ये छुट्टी का दिन जो है वो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे से पॉजिटिवली बिना स्क्रीन्स के इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल जब भी पेरेंट्स को मिलते हैं तो हमेशा पेरेंट्स यही बात करते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो पहले ऐसा नहीं था, अब पता नहीं बदल सा गया है। मेरा बच्चा काफ़ी चिड़चिड़ा होता जा रहा है, उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए आपकी ये सारे प्रश्नों को आज एक छोटे से सेशन के थ्रू जवाब के तरह हम आप तक लेकर आ रहे हैं और हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, ये ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से स्पेशली। तो मैं वेलकम करूँगी हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर समीर दलवाई सर का। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आरती जी नमस्कार और वीएनएम टीवी के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। सर डेवलपमेंटल बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन हैं। सर फाउंडर डायरेक्टर हैं न्यू होराइजन्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के। ये 6 सेंटर्स इनके मुंबई में हैं और हाल ही में वडोदरा में एक नया सेंटर इनका इनॉग्रेट हुआ है। और सर जो हैं ये आईएपी मीडिया कमिटी को चेयर भी करते हैं। सर को बहुत सारे अवार्ड्स के साथ नवाजा गया है। और सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें आज अपना ये कीमती समय देने के लिए। और आपसे मेरा पहला प्रश्न आज यही है कि आजकल जब आप आजकल का जो ये एनवायरनमेंट देखते हैं तो एज अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन आप बच्चों में आ रहे जो बिहेवियरल इश्यूज हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले आपने जो वर्ड यूज किया बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज का जो एनवायरनमेंट देखते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के बच्चों में या कभी के भी बच्चों में जो भी हम देखते हैं वो एक्चुअली एनवायरनमेंट का ज्यादा नतीजा होता है और बायोलॉजी का और जीन्स का थोड़ा कम। तो बच्चे जिस एनवायरनमेंट का मैं मतलब बताऊंगा वातावरण या जिस सिचुएशन में अपने घर में अपने समाज में जिस तरीके का वातावरण पा रहे हैं, जिस तरीके का परवरिश पा रहे हैं, जिसको हम नर्चरिंग केयर कहते हैं, उसी का एक रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब है बच्चों का बिहेवियर और बच्चों का कैरेक्टर और बच्चों का नेचर। तो ये मैं मानता हूं कि आज जो समाज में हर समाज में चेंजेस आते रहते हैं और आज के जो समाज में चेंजेस आ रहे हैं, आज के जो बच्चों का बिहेवियर है उसी का प्रतिबिंब है, ये और कोई बात नहीं है। बहुत सही कहा सर आपने कि एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आजकल बच्चे जो देख रहे हैं आसपास उसका बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सर आगे बढ़ते हैं और आपसे दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जब हम फैमिली इंटरेक्शंस की बात करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि आजकल पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत ही डिसएग्रीमेंट्स लेते रहते हैं चीजों को लेकर। और बच्चे जो हैं ऐसी सिचुएशन में कई बार अपना आपा खो देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन आजकल वो अपने पेरेंट्स के साथ ही नहीं बल्कि अपने पीयर ग्रुप के साथ भी फेस करते हैं। तो ऐसे में आपके हिसाब से इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं अगर आप हमारे पेरेंट्स को बताएं? सबसे पहली बात है डिसएग्रीमेंट दो इंसानों के बीच बीच में होना ये लाजमी है, ये नैसर्गिक है। मगर अब जो हम देख रहे हैं कि पहले समझे 14, 15, 16, 18 जिसको हम युवा अवस्था कहते थे या किशोर अवस्था कहते थे, इसमें हम देखते थे कि बच्चों में और उनके पेरेंट्स में काफी डिसएग्रीमेंट होते थे। अब हम देखते हैं कि 4-5 साल के बच्चों में और पेरेंट्स में भी लड़ाई चल रही है और उसका नतीजा ये है कि बच्चों के साथ हम जो बिहेवियर कर रहे हैं ये इसी का एक रिफ्लेक्शन है। बच्चों को हम इनकंसिस्टेंटली हम उनके साथ डील कर रहे हैं, कभी उन्हें बहुत ज्यादा ढील दे रहे हैं, बहुत ज्यादा छूट दे रहे हैं और कभी हम अचानक से उनसे बहुत ही डिसिप्लिन बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये हमारी इनकंसिस्टेंसी की वजह से बच्चे अपना बिहेवियर संतुलित नहीं कर पा रहे। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चों का बिहेवियर संतुलित रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा हर बात माँ बाप की माने, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब डिसएग्रीमेंट भी हो तो हम किस लेवल तक जाए, हम आपे के अंदर ही रहे, आपे के बाहर न जाए। ये जो समझ है ये हमारे पेरेंट्स के हाथ में होती है, किस तरीके से हम बच्चों की परवरिश करते हैं। और इसलिए एक बेसिक रूल ये होना चाहिए कि घर में गाइडलाइंस बहुत ज्यादा होने चाहिए, रूल्स कम होने चाहिए। मगर हमारी जो बिहेवियर एक दूसरे के साथ है, पेरेंट्स की बिहेवियर एक दूसरे के साथ है या इन लॉज के साथ जो माँ का बिहेवियर है या फादर का अपने पेरेंट्स के साथ जो बिहेवियर है, ये बच्चे देख रहे हैं। और इसलिए अगर हम हर चीज को एक डिस्कशन के तौर पे हम देखें, एग्रीमेंट की तरफ जाने की तरफ देखें, तो बच्चे भी वही पिकअप करेंगे। मगर अगर हम हर चीज में मैं करेंगे, मेरी बात पहले, मेरी बात पहले,
तो ज़ाहिर है बच्चा उसे ही पिकअप कर लेगा और बच्चे में वो मैच्योरिटी नहीं है कि बच्चा उसे अडैप्ट कर ले सके। तो आज जो हम बच्चों का बिहेवियर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एडल्ट्स भी मैं या खुद को हर जगह में सेल्फिशली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चे भी वही कर रहे हैं। सर, आपने बहुत सही बताया कि घर में रूल्स से ज़्यादा गाइडलाइंस होनी चाहिए। लेकिन क्या आप इसे स्पष्ट तरीके से थोड़ा-सा हमारे पेरेंट्स के लिए इलैबोरेट कर सकते हैं? क्योंकि पेरेंट्स के लिए रूल्स और गाइडलाइंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप बताएँ कि रूल्स क्या होते हैं और गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं एक बहुत ही साधारण उदाहरण दूँगा जिससे स उसका कनेक्शन भी समझना लोगों को मुश्किल होगा, लेकिन ये करके देखिए। जी, बेसिकली मुझे जो अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो जो मेरा रिस्पॉन्स होता है, वो क्या मैं कंट्रोल कर पाऊँगा या नहीं, जिसको मैं सेल्फ कंट्रोल कहता हूँ या ऑटो या सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियंत्रण। जी, जी, स्वनियंत्रण लड़ाई में नहीं सीखता बच्चा, स्वनियंत्रण सिंपल कामों में सीखता है और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल पेरेंट्स के हाथ में है, बच्चों का एक शेड्यूल और एक टाइम टेबल बनाइए। बिल्कुल छोटी से छोटी बिल्कुल 3 साढ़े 3 साल के बच्चे के माइंड में आना चाहिए कि मेरी लाइफ एक शेड्यूल के हिसाब से शेड्यूल के तहत चलती है। मसलन जी, सुबह उठने के बाद पहली चीज़ करनी चाहिए कि ब्रश करना है। अब छुट्टी का दिन हो या स्कूल का दिन हो या कहीं हॉलिडे पे निकल गए हो, उठने के बाद पहली चीज़ करना है ब्रश करना है, उसके बाद मुँह धोना है, उसके बाद टॉयलेट जाना है, उसके बाद नहाना स्नान करना है, उसके बाद अगर आपके यहाँ प्रार्थना का कुछ है तो प्रार्थना करना है, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करना है, नाश्ता करना है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें जो हैं, ये अगर एक पैटर्न में होती है, तो बच्चा समझता है कि हर चीज़ का एक सही वक़्त है और हर चीज़ एक सही वक़्त के लिए करनी पड़ती है। और अगर ये मैं दिन भर करूँ तो मुझे हर चीज़ मिलेगी, मगर अपने समय पे मिलेगी और उतनी ही देर के लिए मिलेगी। इससे बच्चे की स्ट्रेस कम होती है और बच्चा प्रेडिक्टेबिलिटी सीखता है, कॉन्फिडेंस सीखता है कि हाँ, मुझे मिलेगी, मगर ये इस वक़्त मिलेगी। और फिर बच्चा सेल्फ कंट्रोल भी सीखता है, लेकिन इस वक़्त के बाद मुझे छोड़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 टू 4:30 शाम के 4 से साढ़े 4 आपने कहा कि हम फुटबॉल खेलने जाएँगे। अगर आप हर दिन बच्चे को 4 ओ क्लॉक को आप हैं ले जाने के लिए और हर दिन 4 बजे आप अवेलेबल है ले जाने के लिए, तो साढ़े 4 बजे जब आप उसको बोलते हैं अब समय खत्म हो गया, तो मानेगा भी। और ये कई दिन करने के बाद बच्चे को होता है कि कल कल भी फुटबॉल मिलेगा मुझे, लेकिन 4 बजे। तो आज साढ़े 4 बजे के बाद बच्चा ज़िद नहीं करेगा और ये दिन राइट, भर आप करते हैं तो बच्चे को आता है कि भाई हर चीज़ लाइफ में मिलती है। जब कॉन्फिडेंस आता है, सिक्योरिटी आती है, तभी ट्रस्ट आता है और जब वेरी ट्रू, ट्रस्ट आता है, तब ये झगड़े कम होते हैं। तब रीज़नेबिलिटी या रीज़नेबलनेस हम एक-दूसरे की बात समझना, एक-दूसरे को समझना, ये ट्रस्ट से आता है और ट्रस्ट आता है एक्सपीरियंस से और अगर एक्सपीरियंस में प्रेडिक्टेबिलिटी हो, क्या मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ और मुझे सैलरी 4th को मिलनी है, अगले महीने के, तो मैं 4th तक कुछ नहीं बोलूँगा, जब तक के लिए आप हर 4th को मुझे सैलरी दे रही हैं। वेरी अगर ट्रू, आपने कभी 4th के बजाय 5th को दिया, कभी 8th को दिया, कभी 14 को दिया, कभी दिया ही नहीं, तो मैं कहूँगा देखिए मैं 4th तक रुकूँगा नहीं, रोज़ शाम को मेरा हिसाब कर दीजिए। रोज़ शाम करेक्ट, को मेरा हिसाब होना चाहिए, क्योंकि नाउ आई डोंट हैव ट्रस्ट इन यू बिकॉज़ यू आर नॉट प्रेडिक्टेबल। करेक्ट, तो वेरी हमें ट्रू, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, बच्चों के लिए प्रेडिक्टेबल वातावरण में ही उनको ट्रस्ट अच्छा आता है और जब ट्रस्ट करते हैं सेल्फ एश्योर्ड होते हैं, तो फिर ये जो सेल्फ रेगुलेशन है, वो दुनिया के साथ भी आता है क्योंकि फिर दुनिया के साथ भी ट्रस्ट आता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई थिंक आपने जो कहा सर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थंब रूल है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ में। तो जैसे आपने कहा कि अगर बच्चों के लिए एक आप प्ले टाइम आप कह देते हैं कि ये तय किया गया है, तो उस समय अगर आप रोज़ उसको बच्चे को लेके जाते हैं, तो उसको पता है कि कब मुझे स्टार्ट करना है और कब कट ऑफ करना है। लेकिन अगर वही है कि हफ्ते में 3 दिन गए, 4 दिन नहीं गए, तो शायद बिल्कुल बच्चा जो सही। है ज़िद करने की जो आपने कहा कि हाँ, वो कहता है कि नहीं कल कल शायद अगर मुझे ना मिला तो इसीलिए मुझे और खेलना है। तो वहाँ से शायद ये सब चीज़ें बाहर आती हैं जहाँ बच्चा ज़िद करता है या टैंट्रम्स थ्रो करता है। ब पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा हमारी बात सुनता नहीं है। आपने बहुत सही कड़ी पकड़ी है और बहुत सही एग्ज़ाम्पल भी दिया। सर आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आजकल जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे से आपने कहा कि आजकल छोटी उम्र में भी हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो क्रैंकी रहने लग गए हैं या माँ-बाप की बातों का जो है आजकल सामने बोलचाल भी हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं।
पर बहुत छोटी उम्र में मतलब हम प्री-स्कूल एज में भी आजकल देखते हैं सर कि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी अपना आपा खो देते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, हर बात में चिड़चिड़ापन दिखाने लगते हैं, ज़िद करते हैं छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर। और ऐसे में पेरेंट्स क्या करते हैं कि शायद एक आधी बार ट्राई करते हैं और उसके बाद वो गिव अप कर देते हैं और वो बच्चे की जो माँग है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब ये चीज़ कंटिन्यूअस होती है तो बच्चे को आदत लग जाती है। आपके हिसाब से बच पेरेंट का जो गिव अप करना है, कितना सही है और कितना गलत है? और ये जो बच्चे की ज़िद है, उसके साथ पेरेंट बेसिकली किस तरह से डील करे? आप अगर हमारी ऑडियंस को बताएँ। देखिए, मैं पहले एक बात कहना चाहूँगा कि पेरेंटिंग जो है, पालकत्व जिसको हम कहते हैं, वो एक फुल टाइम जॉब है। और फुल टाइम अगर नहीं भी है, अगर आप, इसका ये मतलब नहीं कि आप जॉब नहीं करें, आप कुछ और प्रोफ़ेशन नहीं करें। मगर भाई फुल टाइम आई मीन जिस वक़्त आप बच्चे के साथ हो, वो फुल टाइम आप होना चाहिए। करेक्ट, अगर मैं मेरे बच्चे के साथ 4 घंटा ही दे पाता हूँ, लेकिन वो 4 घंटे में पौने 4 घंटा अगर मैं इसके साथ हूँ, हाँ, हाँ, करो, करो। हुँ, हाँ, हाँ, क्या कर रहे हो? हाँ, होमवर्क चालू रखो, हाँ। और टीवी देखो, देखो। अच्छा, नहीं, नहीं, आप हाँ, वो गेम्स खेलो। अगर इसको मैं 4 घंटे कहता हूँ तो ये फुल टाइम नहीं है। तो मेरा फुल टाइम का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे, मगर जो टाइम आप दे रहे हो, यू शुड बी फोकसिंग ऑन द चाइल्ड एंड द चाइल्ड शुड बी फोकसिंग ऑन यू। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पेरेंट्स के हिसाब से। अब बच्चे के हिसाब से देखते हैं। ये सेम थिंग जो है, इसमें सबसे वर्स्ट चीज़ ये नहीं है कि कौन-सा लाइट आइज़ को हर्ट कर रहा है या रेटिना को डैमेज कर रहा है, वो तो बहुत रेयर चीज़ है। इसकी सबसे वर्स्ट चीज़ ये है, 2 बातें। एक तो इसमें बच्चा वन साइडेड इंफॉर्मेशन आ रहा है। बच्चा इंटरैक्ट नहीं कर पाता। अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूँ तो मुझे ह्यूमन एंगेजमेंट सिखाई देता है कि अगर मैं कुछ करूँ, सामने वाला रिस्पॉन्स करता है, या तो इशारों में या तो बातों में। वो मुझे एनालाइज़ करना पड़ता है। बहुत बहुत इशारे और स्पीच, बिहेवियर और स्पीच, फिर मुझे मेरे बिहेवियर स्पीच से, तो ये जो टू एंड फ्रो होता है, उससे बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट इंसानी तौर तरीके, इंसानी इशारे, इंसानी बातचीत की तरफ डेवलप होता है ब्रेन। राइट, स्क्रीन के लेने से ये कट हो रहा है। इसीलिए दूसरे के साथ कंटीन्यूअस ह्यूमन एंगेजमेंट की क्षमता कम हो रही है बच्चों में। अटेंशन स्पैन इंसानों की तरफ कम हो रहा है, मोबाइल की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो आजकल हम कह रहे हैं अटेंशन स्पैन कम हो गया है, सिटिंग टॉलरेंस कम हो गया है, वो टीवी मोबाइल के लिए कम नहीं हुआ है, इंसानी तौर तवज्जो के लिए कम हुआ है। दूसरी बात ये कि जब मैं मेरे 2 साल 3 साल के बच्चे के सामने स्क्रीन रखता हूँ, दूसरी बात ये है कि बच्चे के हाथ में डिलीट, फॉरवर्ड, प्ले अगेन, कट, ये आ जाता है। अब बच्चे को कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो उसे फॉरवर्ड कर सकता है या स्वाइप कर सकता है या डिलीट कर सकता है। जब आप 2-3 साल के बच्चे के हाथ में पावर देते हो ना, कि मैं कोई चीज़ जो चाहता हूँ वही देखूँ, कोई पसंद नहीं तो डिलीट कर दूँ, कट कर दूँ। आप उसे सिखा रहे हो कि भई पूरी दुनिया, पूरी कायनात तेरे हिसाब से ही चलेगी। अगर तुझे पसंद नहीं आया, तो उसके तू डिलीट कर सकता है। उस सिचुएशन को तू डिलीट कर सकता है। अब वेरी ट्रू, मोबाइल हटा के जब बच्चा नॉर्मल इंसानों के बिहेवियर में आता है, अगर मम्मी ने ऐसी कोई बात बस की जो पसंद है, तो बच्चा उसको फॉरवर्ड कंटिन्यू करेगा। मम्मी ने ऐसी कुछ बात की जो पसंद नहीं आई, तो बच्चा डिलीट बटन ढूँढेगा, मम्मी का डिलीट बटन कहाँ है? उठो डिलीट कर दो, ये बात नहीं चाहिए, मम्मी नहीं चाहिए। चाची, मासी, बुआ, मामी ये डिलीट करो, जो मुझे मेरे हिसाब से करता है उसको चालू रखो। तो ये जो पावर हम दे रहे हैं टू डिलीट, टू चूज़ व्हाट सिचुएशन द चाइल्ड वांट्स, वो मोबाइल तक सीमित नहीं है, क्योंकि मोबाइल इतना अट्रैक्टिव है कि वो पूरी ह्यूमन एंगेजमेंट को रिप्लेस कर रहा है। जहाँ पे टू एंड फ्रो टर्न टेकिंग सीख रहे थे, अब वन वे हो रहा है और वो वन वे भी बच्चे के हाथ में कंट्रोल्स है। तो जब आप करेक्ट, सामने वाले व्यक्ति उसकी बात नहीं मान रहा है या बच्चे के हिसाब से कोई भी अप्रिय चीज़ हो रही है, तो टॉलरेट करना या मैनेज करना या सहन करना, सहनशीलता, ये बनी ही नहीं, कम हुई नहीं बोलूँगा मैं, बनी ही नहीं, क्योंकि ये डेवलप होनी चाहिए बच्चे में। पैदा हुए बच्चा जो ज़रा भूख लगी तो रोता है, 4 दिन का बच्चा। जैसे हुँ, उम्र बढ़ती है उसको सहनशीलता समझ में आनी चाहिए, इंसानी तौर तरीके तवज्जो की तरफ से। अगर वही हम कट कर रहे हैं, उसे ये नहीं है कि क्या करना चाहिए, उसे डिलीट बटन ढूँढता है। और यही हो रहा है सबके साथ। स्कूल में गया, टीचर ने ज़रा ज़ोर से आवाज़ से कुछ बोल दिया, कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। हुँ, 5-6 साल के बच्चे ये सब कंप्लेंट आ रहे हैं।
कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। बच्चे की तमाम टेस्ट हो रहे हैं, आईक्यू टेस्ट हो रही है, ऑटिज्म टेस्ट हो रही है, एडीएचडी टेस्ट हो रही है। टेस्ट करने का जो अदर बेनिफिट है वो सब चल रहा है, बच्चे को उसका वो रिजल्ट में सब नेगेटिव आ रहा है, फिर बच्चा क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इसको मैं अब नवाब सिंड्रोम कहता हूँ। अगर बच्चे की हर बात पैदाइशी मानी जाएगी तो लाजमी है कि वो मानेगा कि हर चीज मेरी माननी चाहिए। दूसरा एक परिणाम ये भी है जिसको मैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ थे वो फिनोमेनन कहता हूँ। अगर बच्चे को आप सिर्फ हाँ 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 करोगे और सिर्फ रोजी पिक्चर दिखाओगे, नहीं बच्चे के सामने कुछ ये नहीं बात नहीं करना जिससे बच्चा हर्ट हो जाएगा, कोई अप्रिय बात मत दिखाना, तो बच्चा ऐसी दुनिया में अपनी ग्रो हो रहा है कि दुनिया में हर चीज अच्छी अच्छी हो रही है। जब एक दिन घर के बाहर निकलेगा और कुछ चीज दिखेगा, वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाएगा, जैसे भगवान बुद्ध के साथ हुआ, फिर वो संसार छोड़ के चले गए। अब हर आदमी तो गौतम बुद्ध नहीं बन सकता, लेकिन मैं एग्जाम्पल देना था कि अगर आप हर चीज बच्चे के लिए आसान करोगे, जब रियलिटी सामने आएगी उसमें वो ताकत बनी नहीं है रियलिटी के साथ डील करने की, तो उस वक्त बेसिकली बच्चा टॉलरेट नहीं कर पाता। और इसलिए हम देख रहे हैं कि बच्चे इजीली गिव अप करते हैं और लाइफ से भी गिव अप करते हैं। और ये जो राइट। सुसाइड या आत्महत्या का जो प्रमाण बढ़ रहा है, उसका जी। इससे जुड़ी हुई बात है। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, दो बातें मैं कहूंगा फिर से, इंसानी तौर तरीके और इंसानी इंटरेक्शन, इंसानी एंगेजमेंट, ह्यूमन एंगेजमेंट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेरेंटिंग के लिए। वो आप करें या आप बच्चे के साथ, या आपके फादर करे, आपके मदर करे, आप बच्चे के चाचा करे, बच्चे की मासी करे, जितने अलग अलग लोग करें ज्यादा बेहतर है, लेकिन मोबाइल न करें। दूसरी बिल्कुल। बात, आपके बच्चे की जिंदगी आप बहुत ज्यादा आसान करने जाए, आप ही उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हो। ये दो बातें। हुँ। बहुत सही कहा सर आपने। और आई थिंक इसमें हमें बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं या तो बहुत ज़्यादा होता है या बिल्कुल नहीं होता है। तो जो एक्सट्रीम्स दोनों एंड्स हैं शायद वही बच्चे के लिए हानिकारक हो जाते हैं। और शायद जैसे हम सभी जानते हैं कि पेरेंटिंग कभी किताब के साथ नहीं आती, हम सीखते हैं अपने बच्चों के साथ, या फिर हमने जो पेरेंटिंग अपने पेरेंट्स की देखी है, जहाँ जैसे हम बड़े हुए हैं, आई थिंक वो चीज़ों से हम अपने बच्चों को बड़े करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब का जो ज़माना है उसमें तो इतना सारा रिसर्च है, इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, अगर आप कहीं गलत भी होते हैं तो ऑडियंस आई थिंक आपको हेल्प लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों के लिए जैसे हम कहते हैं कि फॉर्मेटिव ईयर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ऐसे में राइट एग्ज़ाम्पल्स और चीज़ों को सही तरीके से करना, सही समय पे करना, सही जगह पर करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, जहाँ आपने कहा फ़ोन इंटरैक्शंस की, तो आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स बाकायदा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि बच्चों को पहले 2 ढाई साल बिल्कुल भी फ़ोन ना दिखाया जाए। तो कई बार जब वो स्कूल में एडमिशन के लिए आते हैं, वो सामने से कहते हैं कि मैम हमने बहुत एफर्ट्स डाले हैं कि हम इसको फ़ोन से इंट्रोड्यूस ना करें। पर वहीं उसके सामने आजकल है स्मार्ट क्लासेस। उसका जो एक दौर चल रहा है वो मतलब एक अलग ही है, मतलब हर कोई अपने स्कूल को एक स्मार्ट स्कूल बनाने में लगा हुआ है। तो वहाँ पे जो स्क्रीन्स इंट्रोड्यूस होती हैं, जो गैजेट्स दिए जाते हैं, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से कितना बदलाव उस एंड पर लाने की ज़रूरत है? इससे स्मार्ट कौन कह रहा है? वही जो दे रहे हैं ना। बिल्कुल। और उसे खरीद कौन रहा है? जो कॉमन पेरेंट्स हैं। करेक्ट। एक दूसरी टर्म है जो बहुत डेंजरस है, जिसे कहते हैं डिजिटल नेटिव्स। अंग्रेजी यस। में कहते हैं टुडेज चिल्ड्रन आर डिजिटल नेटिव्स। इससे ज्यादा कमर्शियली बेवकूफ बनाने की लाइन मैंने सुनी नहीं कोई। नेटिव उस चीज को कहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ माय नेटिव प्लेस इज चिपलुन, मतलब जी, मैं ओरिजिनली चिपलुन से हूँ या रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी जो मेरा गांव है। नेटिव किस चीज को कहते हैं? जहां सबसे पहले आप थे। जी। इंसान जो 6 मिलियन सालों से, 6 मिलियन को क्या जो कहते हैं, जो इंसान बना मंकी से, जो इवोल्यूशन हुआ, जी। उसमें 99% जो हमारा दौर था इतने मिलियंस ऑफ इयर्स में, हम झुंड में रहते थे। सही बात है। पिछले अगर 200 साल की आप बात करो या 500 साल की बात करो, तो ये तो 6 मिलियन साल के सामने ब्लिंक ऑफ द आई है, छोटी सी एक दिन की बात है इंसानी करेक्ट। एवोल्यूशन के हिसाब से। और इतने सारे 99% जो हमारी एवोल्यूशन हुई है, वो लोगों के साथ हुई है, हम झुंड में रहते थे। बिल्कुल 50 साल पहले तक भी घर में चाची, मासी, बुआ सब एक लोग साथ रहते थे। सब तो साथ हमारा में। जो डीएनए है ना, जो एवोल्यूशन जीन्स होते हैं हमारे, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जीन्स पास ऑन होते हैं, और ये जीन्स इवॉल्व होते रहते हैं।
तो हमारी जो जीन्स है ना, दे आर हार्ड वायर्ड फॉर ह्यूमन एंगेजमेंट। लोगों के साथ रहने के लिए हमारे जीन्स बने हैं। अब बिल्कुल। चाचा क्या कर रहे हैं, मासी क्या कर रही है, अब मैं मासी के साथ कैसे बात करूं, अब बुआ जरा गुस्से में दिख रही है, आज बुआ के साथ क्या करूं। हमारे जीन्स इसके लिए हार्डवायर्ड है। मगर अब जब हम ये बुआ चाची मासी दे ही नहीं रहे हैं ना, तो हम हमारे जीन से खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो चीज है पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। ये आर्टिफिशियल चीज ये नेटिव नहीं है। हमारे चाची मासी बुआ मम्मी झुंड में रहने वाले जो हमारी नेचर थी एवोल्यूशन की, वो नेटिव है। सो वी आर नॉट डिजिटल नेटिव्स, वी आर सोशल नेटिव्स। ये बहुत जरूरी है कि हम चिल्ला चिल्ला के इस बात को कहें कि डोंट यूज दिस वर्ड डिजिटल नेटिव्स, क्योंकि तुम अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए जा रहे हो। ये पूरी जो एक आईटी इंडस्ट्री, मुझे आईटी इंडस्ट्री के खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी तो आईटी पे ही बात कर रहे हैं, मगर बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी डिजिटली नेटिव, दे आर सोशली नेटिव, बिकॉज हम जीन्स हमारे जो है सोशल एवोल्यूशन हमारा जो हुआ है सोशल एंगेजमेंट सोशल बिहेवियर के लिए हुआ है। वी आर सोशल नेटिव्स, वी आर नॉट डिजिटल नेटिव्स। मगर अब जो 24 घंटा हमको इस पे कट डिलीट फॉरवर्ड पेस्ट ये जो कर रहे हैं उसके लिए हम इवॉल्व नहीं है। और ये कांस्टेंट जो हमारे हैमरिंग हो रहा है एनिमेशन से, कार्टून से, नर्सरी राइम से, वही वही चीजें सुनने के लिए, वो हमारे लिए आर्टिफिशियल वर्ल्ड है। मुझे बेजर डर है अब जब एआई भी आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल। जब एआई में आपको और मुझे भी पता नहीं चलेगा ये जेन्युइन न्यूज है या फेक न्यूज है। बच्चा जो इसके साथ पैदा होगा उसे रियलिटी और आर्टिफिशियल में फर्क ही समझना मुश्किल होगा। वेरी ट्रू। आज कम से कम हमारे बच्चे को जो हम डांटते हैं कि क्या कर रहे हो, टीवी पे मत बैठो, मोबाइल इतना मत देखो, उसे देखना है, वो पूरी तरह घुसा हुआ है, लेकिन कम से कम उसके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि माँ बोलती है नहीं करना चाहिए, दादा चिल्लाते हैं, मासी चिल्लाती है करने से। मगर अब जो जनरेशन पैदा होगी 25 के बाद, जिनको जनरेशन बीटा कहते हैं, वो तो एआई में होंगे और उनके माँ बाप सोशल मीडिया पे होंगे। तो ये मत देखो, ये मत करो, ये गलत है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं रहेगा। तो जब आप एआई की दुनिया में पैदा हो गए 25, 26, 27, अगले कुछ सालों के जो शुरुआत हो रही है, और आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी नहीं है बिकॉज पेरेंट्स आर ऑल्सो सोशल मीडिया, और वो दादा दादी रही नहीं कि बोलेंगे ये मत करो, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा आप किस तरफ जा रहे हो। वेरी जिस ट्रू। तरीके से पिछले कुछ सालों में हमने एंजाइटी, ऑटिज्म, एडीएचडी, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, सेल्फ हार्म, सब्सटेंस अब्यूज को बढ़ते हुए देखा है अचानक से, अगले कुछ सालों में हम और सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स को बढ़ते हुए देखेंगे। और ज्यादा हमें स्किज़ोफ्रेनिया नजर आएगा, और ज्यादा सीवियर एंजाइटी नजर आएगी, और सीवियर ऑटिज्म नजर आएगा, और सीवियर एडीएचडी नजर आएगा, और सीवियर वायलेंस नजर आएगा, और सीवियर सेल्फ हार्म नजर आएगा। और उसकी वजह यह है क्योंकि हम ये स्मार्ट क्लासेस बना रहे हैं। इसमें राइट। कोई स्मार्टनेस की बात नहीं है। इंसान के लिए अगर समझो लोहा खाऊं मैं या मैं सल्फ्यूरिक एसिड पीऊं तो क्या ये मेरे लिए नॉर्मल है? ये मेरे लिए हानिकारक है। अगर मैं जहर खाऊं तो जहर है। जो भी मेरे बॉडी से अग्री नहीं करता वो चीज मैं करूं तो जहर है। ऑक्सीजन नहीं, मैं कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रीथ करने लगूं, मेरे बॉडी के लिए जहर है, बॉडी नहीं जी सकती। सिमिलरली इंसान का ब्रेन जो है वो ह्यूमन एंगेजमेंट के लिए बना है। जैसे बॉडी सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं डाइजेस्ट कर सकती, उसी तरह से ब्रेन कांटेक्ट फ्रॉम ह्यूमंस अगर कट हो तो डील नहीं कर सकता। और अगर ये बहुत ज्यादा डिजिटल का उसमें ना, तो उसके लिए ये टॉक्सिक है। तो ये डिजिटली नेटिव्स ये सब मार्केटिंग के टर्म्स है, कोई डिजिटल नेटिव नहीं है। आप उसे एबनॉर्मल बना रहे हो। आर्टिफिशियल, डिजिटल आर्टिफिशियल है, नेटिव या नेचुरल सोशल बिहेवियर है। राइट। और पेरेंट्स की समझ में आना चाहिए कि हमें ऐसे एडवर्टाइज करने वाले स्कूल्स में नहीं जाना है। स्कूल्स कहते हैं भाई जो बिकता, जो मतलब मांगा जाता है वो हम बेचते हैं। पेरेंट्स अगर इंसिस्ट करें नहीं नहीं मेरे को मेरे बच्चे को स्मार्ट स्कूल में डालना है, तो पैसा कमाने के लिए वो सोल्यूशन नहीं है। वेरी ट्रू। जिसको जिसको बिजनेस करना है, जिसको एक चीज ऑफर करनी है, ही जिसको नहीं देना है उस स्कूल को भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बच्चे जाएंगे नहीं, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्मार्ट स्कूल में जाए। ये स्मार्टनेस नहीं, हमारे डिस्ट्रक्शन का फर्स्ट रोड है। तो मैं बहुत स्ट्रांगली अपील करूंगा स्कूल से
कि आप पहले पेरेंट्स को ये बताइए, हम सिगरेट भी पीते हैं, तो आज सिगरेट हमारे बॉडी के लिए पॉइज़न है। क्या-क्या तरीके से वो सिगरेट के कवर पे लिखा जाता है कि तुम्हारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। आपने देखा ना सिगरेट पैकेट जी, पे वो ट्यूमर, कैंसर के भयानक चित्र डाले जाते हैं कंपल्सरी। ग उसी तरह गवर्नमेंट ने कंपल्सरी करना चाहिए, जभी भी कोई फ़ोन बिक रहा है, उसके ऊपर ये आए, ये बच्चे के लिए कितना हानिकारक है, उसके ब्रेन के लिए कितना हानिकारक है, वो आना चाहिए। 2 चीज़ें मैं चाहूँगा, कंप्लीटली स्कूल में इन चीज़ को बैन किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर स्कूल में नहीं कर सकते हो, कम से कम जी, रेस्टोरेंट में तो बैन करो भाई। आप बिल्कुल। रेस्टोरेंट में जाइए आरती जी, तो आपको देखिएगा हाई-फाई डाइनिंग रेस्टोरेंट में गए, ₹5000 बिल हो रहा है, 2-4 लोग हैं, मम्मी-डैडी, 2 बच्चे। हाई-फाई डाइनिंग में जा रहे हैं, पैसा भर रहे हैं, लेकिन चारों अपने मोबाइल फ़ोन पे। अपने मोबाइल में, बिल्कुल सही। 2 साल के बच्चे को पेरेंट्स वो स्पेशल चेयर पे बिठा रहे हैं, क्योंकि वो चेयर उसके लिए स्पेशल चाहिए, क्यों 2 साल का है। लेकिन फ़ोन दिखा रहे हैं, जो एडल्ट के काम का है। कुर्सी उसके लिए आप स्पेशल मँगा रहे हो ना, और चेयर के लिए एडजस्ट करने के लिए 2 साल का बच्चा है, उसके वो हुँ, स्ट्रैप-वैप में बिठा रहे हो। लेकिन सामने दिखा रहे हो वो चीज़ जो एडल्ट के लिए है। जो सही स्मार्टफ़ोन, जो बात। कंटीन्यूअस चेंजिंग पिक्चर्स है, आप क्या कर रहे हो? आप आपके बच्चे को ऐसे वातावरण में डाल रहे हो जिसमें हवा में ज़हर है, खाने में ज़हर है, क्या आप ऐसे जगह में भेजोगे बच्चे को? ये उससे खतरनाक चीज़ कर रहे हो आप। मैं करेक्ट, हमेशा कहता हूँ कि जो स्क्रीन्स है और जो डिजिटल ये चल रहा है एडिक्शन, वो नारकोटिक्स से 10 गुना ज़्यादा डेंजरस है। आप कहेंगे नारकोटिक्स तो इंसान मर भी सकता है इससे तो, लेकिन कोई बाप अपने बच्चे के लिए नारकोटिक्स खरीद के तो नहीं लाएगा। कोई लोन लेके 60, 70, 80 हज़ार का स्मार्टफ़ोन तो नहीं खरीदेगा बच्चे के, नारकोटिक्स तो नहीं खरीदेगा बच्चे के लिए। बच्चा बाप तो ट्राई करेगा कि ये नारकोटिक्स से दूर रहे। इसमें हुँ, बच्चा खुद लाके दे रहा है, इसलिए ज़्यादा डेंजरस है। और इसलिए कम से कम मैं कहूँगा, चलो जहाँ पे कम से कम रेस्टोरेंट्स में तो एक पॉलिसी रखें कि भई जब आप आए हो, बच्चे के साथ आप आधा घंटा बच्चे को हैंडल नहीं कर पाते हो रेस्टोरेंट में, जब अलग-अलग खाना मिल रहा है, अलग-अलग टेस्टी चीज़ मिल रहा है। आप और हम बचपन में याद होगा कोई होटल ने लेके नहीं जाता था रेस्टोरेंट में, कोई ले जाता था, हम कितनी खुशी से जाते थे। अब लोग हर हफ्ते जा रहे हैं, हफ्ते में 4 दिन जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद बच्चों को मोबाइल दिखा रहे हैं। मैं जितने दर्शक हैं, मैं सबको एक चैलेंज है। आप अगले 10 बार किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप अतराफ में देखिए और आप खुद नोट करिए 10 टाइम्स में से कितने बार आपने देखा कि एक बच्चा था, वो मोबाइल पे था या माँ-बाप के साथ इंटरैक्शन कर रहा था, और ये फॉल्ट बच्चे का नहीं है, पेरेंट्स का है। पेरेंट्स का है। आई थिंक बहुत सही तरीके से आपने बताया सर और ये आई थिंक हम सभी के लिए एक रेड फ्लैग है, चाहे वो पेरेंट हो या बिल्कुल सही। एजुकेशन सिस्टम है कि आगे के जो साल हैं हम हमारे बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं, किस दिशा में लेके जा रहे हैं, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर ने हँसी-मज़ाक में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए, लेकिन सर खुद भी इस चीज़ को आई थिंक बहुत सालों से, बहुत वर्षों से जहाँ भी वो जाते हैं, मैं हमेशा उनके लेक्चर्स सुनती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो इस चीज़ पे बहुत ज़ोर देते हैं, क्योंकि वो अपने दिनचर्या में ऐसे बच्चों को और ऐसे पेरेंट्स को मिलते हैं, जो तकलीफ़ में उनके पास आते हैं और जो तकलीफ़ वो देखते हैं, उसे करेक्ट कभी कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं और जो एक बार वो कहते हैं ना कि एक बार जो हो गया है, उसको आप सुधारना चाहें, तो आप उसको रफ़ू कर सकते हैं, शायद कंप्लीटली नहीं सुधार बिल पाएँगे और उस चीज़ के लिए क्योंकि वो एक्सपर्ट हर इस फ़ील्ड में काम करते हैं, तो दुःख होता है जब बच्चों को इस स्थिति में देखते हैं। तो इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप सभी जो भी ऑडियंस हमें देख रहा है, जो पेरेंट हमें देख रहा है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ध्यान रखें कि आपको अपने बच्चों को स्क्रीन्स देनी है, तो क्यों देनी है उसके कारण आपके पास बाकायदा होने चाहिए। और हाँ, जहाँ बात स्कूल्स की है, आजकल सब कुछ ऐप्स के थ्रू आता है, स्कूल के ऐप में दिया जाता है, चाहे फिर वर्कशीट्स हो, चाहे होमवर्क हो, चाहे एक्स्ट्रा वर्क्स हो। लेकिन प्रिंट निकाल कर अगर हम दे सकते हैं हमारे बच्चे के लिए जो चीज़ हमें पता है कि हम अगर स्क्रीन देंगे तो वो नुकसान दे सकता है या फिर शायद हम एक पेरेंट का स्कूल को ये कहना कि प्लीज़ आप इसका मोड बदलें और बच्चों को स्कूल में लिखवाएँ या स्कूल में वर्कशीट्स दें, जो भी है चेंज करवाना ज़रूरी है। एक पेरेंट एटलीस्ट शुरुआत करेगा तो धीरे-धीरे सब जुड़ेंगे क्योंकि आजकल जो हम सिचुएशन देख रहे हैं जिसके ऊपर हम अगले और एपिसोड्स सर के साथ रिकॉर्ड बिल्कुल करना चाहते हैं और हम आपको बताएँगे कि सिवियरिटी कितनी बढ़ रही है और इतना ज़्यादा स्ट्रेस एक्चुअली अगर आप देखें तो पेरेंट्स को है जिनके बच्चों को हम देख रहे हैं इस सिचुएशन में और अब जो है इतना ज़्यादा हार्म हो गया है कि करेक्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। तो जो बच्चे
अभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और फैमिली से निकल के बाहर आ रहे हैं, एजुकेशन की तरफ अपना पहला पैर रख रहे हैं, पढ़ा जो भी है अपने अपने एनवायरनमेंट को प्लीज़ आप जितना हो सके ह्यूमन कनेक्शंस के साथ जोड़ने की कोशिश करें। जिस तरह से सर ने कहा। सर आपसे मेरा आखिरी प्रश्न रहेगा कि जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं और माइंडफुल पेरेंटिंग की बात करते हैं, तो ऐसे में आज का जो पेरेंट है उसे आपके हिसाब से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो अपने दिनचर्या में उसको यूटिलाइज़ करे और वो उसके बच्चे के ग्रोथ में पॉज़िटिवली हेल्प करे? प्रैक्टिकली बोलने के लिए मैं पहली बात ये कहूँगा कि ये जो मार्केटिंग किया जा रहा है, ये जी, न्यू काइंड ऑफ एजुकेशन, न्यू काइंड ऑफ टॉयज़, न्यू काइंड ऑफ गैजेट्स, न्यू काइंड ऑफ ऐप्स, इसमें 10 में से 1 आपके फ़ायदे का हो सकता है, बच्चे के लिए कम से कम। 9 of them are not useful for your child. In fact, many of them are harmful. तो सबसे पहले ये माइंड आपका ओपन रखिए। ठीक है, अगर मुझे किसी ने बताया ये आप अच्छा है बच्चे के लिए ये करना है, लेकिन बी अवेयर कि इट कुड बी डेंजरस। ये सबसे पहली माइंड में चेंज रखना चाहिए। बी अवेयर कि डोंट गेट कैरिड अवे। डिजिटल है, नया है, यूएस में बना है, वेस्टर्न कंट्री में बना है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। डोंट गेट कैरिड अवे। हैव द ऑपोजिट, हैव अ सस्पिशियस एटीट्यूड towards the digital media or anything that you are hearing about your children today. Second, अगर इसके बारे में सस्पिशन है तो किस बारे में आपको कॉन्फिडेंस रहे। टाइम टेस्टेड चीजों पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। मैं अभी भी कहूंगा जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने, हमारे दादा दादी ने जो हमें जिस तरीके से बड़ा किया, क्योंकि ये इतने जनरेशन से हो रहा है ना। साइंस क्या होता है, आप एक सिचुएशन वर्सेस अनदर सिचुएशन कर रहे हो और दोनों के रिजल्ट कंपेयर कर रहे हो। अब आज के दौर में हमको कंपेयर, ये तो ह्यूमन एवोल्यूशन है, जनरेशन बाय डे, तो आपको प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करना है। हाँ, प्रीवियस जनरेशन में कुछ बातें बुरी थी, जैसे बच्चों को मारना, जैसे बच्चों को पीटना, बच्चे की कोई बात ही नहीं सुनना। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को हर चीज एजुकेशन में जो मदर फादर डिसाइड करे, इसको डॉक्टर बनना है तो कंपलसरी डॉक्टर बनना है, किसके साथ शादी करनी वही डिसाइड करेंगे, ये कौन दोस्त रहेंगे नहीं, ये सब डिसाइड, कौन से कपड़े पहनने नहीं, हर चीज। ये चीज आज के दौर के हिसाब से हमको समझना है कि हमको छोड़ना है। अब हम उस तरीके से जो मेरे दादाजी ने या मेरे नाना ने इस चीज के बारे में किया वो हमको छोड़ना है। मगर जो मूलभूत मानवीय चीजें हैं, जैसे मुझे खाना है अभी भी कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स और वही खाना है, मुझे ऑक्सीजन ही करना है, मुझे क्लियर पानी ही पीना है, प्योर वाटर ही पीना है। उसी तरह से आपके बच्चे को ब्रेन को जो स्टिमुलेशन मिलना है वो इंसानों से मिलना है वेरी और ट्रू। ह्यूमन से मिलना है। और वो ह्यूमंस नेसेसरी आपकी स्कूल टीचर ही नहीं है, आपका समाज है। स्कूल समाज का अंग है, समाज स्कूल का अंग नहीं है। मैं बहुत बार देखता हूँ बच्चों को, आपके नहीं घर में कोई है ही नहीं इसलिए हम उसे स्कूल में डाल रहे हैं। घर में कोई नहीं है तो घर में बुलाइए ना, या आप सही, दूसरों के घर में जाइए। आपके चाचा मासी में सबसे 4 डॉक्टर बच्चे के लिए, सबसे 4 डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चाची, मासी, बुआ, मामी। मैं रिपीट करूंगा, 4 सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, डॉक्टर आपके बच्चे के लिए है, तो बच्चे की चाची, मासी, बुआ और मामी है। जब ये चारों लोगों के घर जाके अलग अलग चीज सिचुएशन फेस करेगा, चाची ऐसी है तो मासी वैसी है, चाची के साथ ये करना है, मासी के साथ नहीं करना है, लेकिन मासी के साथ वो करना है, चाची के साथ नहीं करना है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आपके ब्रेन के लिए, बच्चे के ब्रेन के लिए सबसे जरूरी है, न कि शेक्सपियर के रिपीट करना या आइंस्टाइन के कुछ इक्वेशन बोलना। ये जरूरी है। समाज को उस किस तरह से नेविगेट करता है और समाज उस बच्चे को कैसे नर्चर करता है। तो एक चाची को ये वो जरा चिल्ला के बोलेगी, मासी को ये वो अलाउ करेगी, इसको नर्चरिंग केयर बोलते हैं। अगर बच्चे ने गलती की तो जरूरी नहीं कि हर वो लोग उसे पीटेंगे, बताएंगे बेटा ऐसा नहीं करते, ये करते, ये करो। ये जो बताया जो होता है घर में, नेचुरल घरों में, उसको नर्चरिंग केयर कहते हैं। स्कूल में ऑर्डर होती है, एक एसओपी होता है, यू आर सपोज टू डू दिस, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, इफ यू डू दैट यू विल बी पनिश्ड या यू विल बी सस्पेंडेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि वो फैमिली नहीं है, एंड दैट्स व्हाई स्कूल्स कैन नॉट प्रोवाइड नर्चरिंग केयर। आपको नर्चरिंग केयर चाहिए, मतलब बच्चा अगर गिरता है तो हम उठाते हैं उसको, हेल्प करते हैं। ये बिहेवियर के बारे में, कुछ गलती भी कर रहा है लेकिन फिर भी दादी बता रही है, मासी बता रही है, चाची बता रही है और कोई पनिश करके नहीं बता रहा है, इसको नर्चरिंग केयर बोलते हैं। तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सीख लेता है। स्कूल कैन नॉट डू दैट, क्योंकि उनके पास 50 बच्चे, 40 बच्चे, दे हैव टू फॉलो अ सिस्टम। मगर सिस्टम फॉलो करने की काबिलियत तब आती है जब आप उस
नॉर्मल फैमिली लाइफ में वो सीख चुके हो, अब आप सिस्टम को मैनेज कर सकते हो। लेकिन घर में पैदा हुआ और डायरेक्ट सिस्टम में गया, तो ये जो बीच में का जो चाची मासी बुआ मामी रिश्तेदारी पड़ोस में जो आप स्किल सीखते हो, वो आप स्कूल में नहीं सीख सकते। उसमें स्कूल की कोई फॉल्ट नहीं, वो उनका कोर कॉम्पिटेंस नहीं है। उनका कोर कॉम्पिटेंस एकेडमिक्स है, सिस्टम्स है। नर्चरिंग केयर ह्यूमन बिहेवियर का कोर कॉम्पिटेंस समाज में है, और वो समाज घर में, चाचा चाची मासी बुआ के घर में, रिश्तेदारों के घर में और पड़ोस में है। अगर ये 3 चीज आपके फैमिली में आप बच्चे को नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप जितने एप्स दे रहे हो डबल नुकसान कर रहे हो। तो सबसे पहले आज ये ध्यान रखिए कि मुझे एप्स और स्विट्जरलैंड हॉलिडे और यूरोपियन हॉलिडे, इससे ज्यादा चाची मासी बुआ मामी को घर बुलाना, उनके घर जाना, उनके साथ जाके रहना, उनके साथ ट्रैवल करना, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पेरेंट्स को बस ये एडवाइस दूंगा, इतना आप करने लगे, इट इज फार मोर देन एनी टेक्स्ट बुक ऑफ पेरेंटिंग दैट यू मे रीड। बस ये करिए। बहुत सही कहा सर ने। आजकल लोग जो हैं वो घर से दूर फार्म हाउसेस बनाने का कंसेप्ट आजकल हम देखते हैं कि वीकेंड होम्स होने लग गए हैं। शहर से दूर हम जाते हैं कुछ शांति की ओर, लेकिन वहां जाके फिर हम अपने अपने गैजेट्स पे बैठ जाते हैं। तो देखा जाए तो शांति अ, वैसे शांति है एक दूसरे से, लेकिन आई थिंक ये अवसर होते हैं जहां आप अपने फैमिली रिलेशंस जो हैं, अपनी बॉन्डिंग्स जो हैं वो अच्छे से बना सके। वो सारी गेम्स, वो सारी प्रवृत्तियां जो हम बचपन में खेला करते थे, जब हम बच्चों को आज बोलते हैं सर, ताज्जुब होता है, बच्चों को पता नहीं है कि खो खो किसको बोलते हैं, कबड्डी किसको बोलते हैं। आई थिंक ये सारी गेम्स कहीं बच्चे खो चुके हैं। गेम्स का नाम दो तो फुटबॉल या सॉकर वगैरह नाम दिमाग में आता है। चलिए, बच्चा अगर वो भी पसंद करता है तो आप वो भी खेलिए, क्योंकि वहां पे भी आप अपना समय दे रहे हैं बच्चे को। बच्चा जो है वो डिजिटल मीडियम से दूर है। तो मेन जो हमारा आज का जो सेशन है उसके पीछे का सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आप तक आने का यही ऑब्जेक्टिव था कि इम्पोर्टेंस जो है बच्चों के बिहेवियर में जो आज तकलीफें हो रही हैं, वो हम बच्चों को ब्लेम ना करते हुए सोचें बैठ के कि उसके पीछे के एक्चुअल रीजंस क्या हैं। और अगर हमें आज समझ में आ जाता है तो उसके ऊपर एक्ट करना शुरू करें, उसे करेक्ट करने की पूरी कोशिश करें, ताकि बच्चे को जितना कम से कम हम नुकसान होने दें, वो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम पूरी अच्छे से निभाएं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि पेरेंटिंग सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है लाइफ का। इसका जरूरी नहीं आप 24 घंटा करें। आपको जब शांति चाहिए, जैसे मैडम ने बताया, डेफिनेटली एक दिन में 1 घंटा या कुछ टाइम, हफ्ते में कुछ टाइम आपके लिए सेपरेट होना जरूरी है, जब आप बच्चे के साथ ना हो। मगर उस वक्त बच्चा चाची मासी बुआ मामी के साथ हो। बच्चे को शांति की जरूरत नहीं है, बच्चे को कंपनी की जरूरत है, रिश्तेदारों की जरूरत है, कजिन्स की जरूरत है। आप अगर एक ग्रुप बनाइए अलग अलग पेरेंट्स का, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कोविड के दरमियान, 6 मदर्स का ग्रुप बनाया था। हर शाम बच्चा सभी बच्चे एक मदर के घर जाते थे, बाकी पेरेंट्स अपना काम कर रहे थे या फ्री थे। वो रोटेशन से अलग अलग जगह जाते थे, वो रोटेशन से अलग अलग जगह जाते थे। तो मदर्स को भी 5 दिन फ्री मिलते थे, लेकिन एक दिन सभी बच्चों को एक मदर मिलती थी। बच्चों को भी 6 मदर मिलने लगी। तो आप एक ग्रुप बनाइए, पेरेंट्स को साथ में जोड़िए जो आपकी ये बात समझ सकते हैं, और बच्चों को ह्यूमन एंगेजमेंट, इंसानी तौर तरीके, इंसानी ताल्लुक, इंसानी तवज्जो, इंसानी इंसानों की तरफ ध्यान देने की ये एक उपलब्धि मिले, इस चीज पे काम करिए। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें और वीएनएम टीवी किड्स को देने के लिए। और आप सभी ऑडियंस का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आप हर हफ्ते इसी तरह हमारे साथ जुड़ते हैं, और आगे भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को जहां तक जितना भी हो सके आपको शेयर करना है, क्योंकि आजकल ये जो टॉपिक है वो घर-घर का डिस्कशन वाला टॉपिक बन गया है। तो इसलिए हर पेरेंट जो है उसकी जो तकलीफें हैं, जो उसका टेंशन है, जो स्ट्रेस है, अगर हम थोड़ा-सा भी उसको कम कर सकते हैं, तो आई थिंक उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो चलिए, सबसे बड़ा जो काम करना है वो काइंडनेस का ये है कि ये वीडियो को आपको शेयर करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, जहाँ की मुझे पता है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि डॉक्टर समीर जब भी जुड़ते हैं इस टॉपिक के साथ, सर इतना प्रैक्टिकली बात करते हैं, इतना दिल से बात करते हैं, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है वो लेकर चलते हैं। और उनका जो बच्चों के साथ दिनचर्या का
जो एक्सपीरियंस है, वो जो है वो उनका ये टॉक के दौरान आप बिल्कुल महसूस कर पाए होंगे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिए और इसी तरह हर हफ्ते आप हमसे जुड़ते रहिए। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।